गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने क्लोरोफिल की संरचना, प्रकाश के वर्णकों की बात की थी। उसके बाद अपन लास्ट में प्रकाश की प्रवृत्ति पढ़ी थी। प्रकाश जो है किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, ठीक है, अलग अलग तरंग की बात की थी। आज अपन स्टार्ट करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि क्या है, किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, ठीक है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि क्या है कि अभी तक जितने भी खोजें हुई है, शोध हुए हैं, उनके अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के निम्न तथ्य हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। वो तथ्य कौन से हैं उनकी बात करते हैं। जैसे पहला है कि पर्णहरित एवं सहायक वर्णकों द्वारा अवशोषित, पर्णहरित व सहायक वर्णकों, पर्णहरित व सहायक वर्णकों द्वारा अवशोषित प्रकाश ऊर्जा, अवशोषित प्रकाश ऊर्जा का उपयोग जल के प्रकाशिक अपघटन में होता है। जल के प्रकाशिक अपघटन में होता है, जिसमें O2 H+ व इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। कि भाई अपन ये पढ़ रहे हैं कि आज तक जो खोज हुई उसमें प्रकाश संश्लेषण कितने स्टेप में होता है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 स्टेप दे रखे हैं। तो पहले अपन तीनों की साथ में बात करते हैं, फिर उनको समझते भी हैं। पहला स्टेप तो क्या कहता है कि वे पर्णहरित जो है और सहायक वर्णक क्या करते हैं, प्रकाश को इकट्ठा करते हैं। और ये प्रकाश को इकट्ठा करने का जो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग किसमें किया जाता है, जो जल होता है उसको तोड़ने में, जल के प्रकाशीय अपघटन किया जाता है। जैसे जल किसमें टूटता है, ऑक्सीजन निकलती है H+ और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि इन इलेक्ट्रॉन का प्रवाह प्रकाश तंत्रों के विभिन्न ग्रहियों से होता है। कि भाई ये जो निकले हैं इन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह प्रकाश तंत्र, भी पढ़ेंगे आगे प्रकाश तंत्र क्या है। प्रकाश तंत्रों के विभिन्न ग्रहियों से होता है, जिसमें अंतिम रूप से ATP व NADPH+ या NADPH2 कह सकते हैं के रूप में ऊर्जा संग्रहित होती है, तीसरा स्टेप है कि भाई इन उच्च ऊर्जा युक्त अणुओं या पदार्थ, कौन है, ATP व NADPH2 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, का उपयोग CO2 के अपचयन में किया जाता है। इनका उपयोग किसमें किया जाता है, CO2 के अपचयन, ठीक है। CO2 के अपचयन हेतु किया जाता है, जिससे किसका निर्माण होता है, इससे किसका निर्माण होगा, आपके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा। और इसलिए अपन कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक ऑक्सीकरण अपचयन दोनों क्रियाएं होती है प्रकाश संश्लेषण के अंदर। ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है। आपको पता है, छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ऑक्सीकरण अपचयन जब दोनों होते हैं तो सभी क्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण
किसका ऑक्सीकरण होता है? ऑक्सीकरण किसका होगा? जल का। और अपचयन किसका होता है? CO2 का। इस प्रकार से तो ये आपके क्या है कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। भाई प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? सबसे पहले क्या होता है कि भाई पर्णरितोत्सर्जक बने क्या करते हैं? जो सूर्य का प्रकाश आता है उसको इकट्ठा करते हैं। इसका उपयोग किस लिए करते हैं? जो जड़ों के द्वारा जल प्राप्त हो उसको तोड़ने में करते हैं। जल जब टूटता है उसका अपघटन होता है, ऑक्सीजन निकलती है, H+ और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इनको इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए भी प्रकाश संश्लेषण तंत्र पाए जाते हैं। पढ़े 2 तंत्र होते हैं, प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकेंड। ये इनके अंदर ग्राही पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को आपके क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं? आपके उपयोग किया जाता है विभिन्न। फिर इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से ATP NADPH2 का निर्माण होता है। और ये जो ATP NADPH2 जो है इसका उपयोग किसमें किया जाता है? CO2 के अपचयन में किया जाता है। ये CO2 का जो ग्रहण की गई है इसका अपचयन होगा। इसका अपचयन से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और आपके जल का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या होती है? आपकी ऑक्सीजन बनती है। ग्लूकोज के अपचयन के द्वारा क्या बनता है? आपके ये कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनता है। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण क्रिया कंप्लीट होती है। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के 2 चरणों में पूर्ण होती है। तो हमें पढ़ा क्रियाविधि भी पढ़ेंगे। ये भी प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है ये आपके 2 चरणों में पूर्ण होता है। और ये दोनों चरण जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं? बिल्कुल क्या होते हैं? आपके अलग होते हैं, फिर भी इसमें क्या एक दूसरे में संबंध पाया जाता है। तो अपन इसमें पढ़ते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया और एक पढ़ेंगे अपन अप्रकाशिक अभिक्रिया। कि प्रकाश संश्लेषण को कितने भागों में बांट रखा है? मुख्य रूप से 2 भागों में प्रकाश संश्लेषण में कि 2 चरणों में पूर्ण होता है। एक तो प्रकाशिक अभिक्रिया, एक अप्रकाशिक अभिक्रिया। देखिए दोनों की बात करते हैं, फिर इसको आगे बढ़े चलते हैं। तो ये तो क्रियाविधि थी कि प्रकाश संश्लेषण होगा कैसे, किस प्रकार की प्रोसेस की जरूरत होती है, किनका क्या होता है, ये बात अब स्टार्ट हो रहा है आपके मुख्य रूप से। तो ये भी तो जो इंट्रोडक्शन था, अब स्टार्ट हो रहा है कि प्रकाश संश्लेषण जो है 2 चरणों में पूर्ण होता है। प्रकाश संश्लेषण 2 चरणों में पूरा होता है। वो दोनों क्या होते हैं? अलग होते हैं, लेकिन आपस में क्या है? संबंधित होते हैं। देखिए 2 चरण कौन से? एक प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया, जिसे क्या कहा जाता है? लाइट रिएक्शन। और दूसरी क्या है? अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसे कहा जाता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए प्रकाशिक अभिक्रिया की बात करते हैं सबसे पहले कि भाई प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है। देखिए यार क्या चीज़ याद रखें कि भाई प्रकाशिक अभिक्रिया प्रथम चरण में क्या होता है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। पहली बात इसमें क्या, यह प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। यह है प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। भाई इस अभिक्रिया को होने के लिए प्रकाश जरूरी है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति जरूरी है और इसमें स्वांगीकरण की शक्ति होती है। और ये अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये ग्रेना में संपन्न होती है। ग्रेना का हरित लोक में, ध्यान रखना। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? ग्रेना के अंदर होती है। अब इसमें क्या प्रोसेस रहता है कि भाई प्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाशिक, अभी इसको ना पहले ये पढ़ते हैं अंतर, फिर अपन इसको एक आरेख के द्वारा समझेंगे भाई प्रकाश संश्लेषण प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है और अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है। ठीक है, अब देखिए अप्रकाशिक अभिक्रिया या इसे क्या कहा जाता है? ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? डार्क रिएक्शन या ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। मैं लिख देता हूँ ब्लैकमैन रिएक्शन। कि भाई ये दूसरा चरण है, प्रथम चरण हो गया, दूसरा चरण ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। कि भाई इसमें प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। प्रकाश हो ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा जो अप्रकाशिक अभिक्रिया में जो ऊर्जा है, शक्ति का उपयोग किसमें किया जाता है? CO2 के कार्बोहाइड्रेट के अपचयन में किया जाता है। कि CO2 के कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हेतु किया जाता है। कि इस ऊर्जा का उपयोग कहाँ किया जाता है? इस अभिक्रिया में ऊर्जा बनती है, इसका उपयोग कि CO2 का अपचयन हो और जिसे क्या बने? कार्बोहाइड्रेट बने, 6H12O6। और ये अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये ध्यान रखना, ये अभिक्रिया संपन्न होती है स्ट्रोमा में। कहाँ संपन्न होती है? स्ट्रोमा में संपन्न होती है। और ताप गुणांक व अन्य प्रयोगों से सिद्ध किया जा चुका है कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है
जो प्रकाश से प्रभावित होती है जिसे प्रकाश से अभिक्रिया कहते हैं, जबकि दूसरी प्रक्रिया तापमान से प्रभावित होती है जिसे क्या कहा जाता है अप्रकाशिक अभिक्रिया भी कहते हैं। और प्रकाश जो आपके प्रकाशिक अभिक्रिया का ताप गुणांक होता है वो लगभग कितना होता है क्यूशेंट जो होता है Q10, वो क्या होता है प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए Q10 जो होता है ये कितने इसका मान कितना होता है 1 होता है, जबकि आपके अप्रकाशिक अभिक्रिया के लिए जो Q10 प्रकाश गुणांक होता है इसका मान 2 या 3 होता है। कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया प्रकाश से प्रभावित होती है, इसका मतलब क्या है कि 2 या 3, ठीक है कि 2 या 3 होता है, सिंपल सी बात होगी। अब देखिए क्या प्रोसेस रहा कि भाई ये तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की जो उपस्थिति से प्रभावित होती है, ठीक है, और तापमान का भी क्या होता है फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब क्या होता है तापमान प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए कितना होता है तापमान का मान Q10 का मान, ताप गुणांक का मान कितना होता है इसे बोलते हैं ताप गुणांक। तो ताप गुणांक का मान कितना होता है Q10 बराबर 1 और ताप गुणांक यहाँ इसके लिए मान कितना होता है 2 या 3 होता है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं पूरे प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया को समझाने के लिए आपको एक आरेख के द्वारा समझाता हूँ किस प्रकार से होती है, ठीक है, इसकी बात करते देखिए। और आपके देखिए एक चीज़ सुन लीजिए आप कि भाई प्रकाशिक अभिक्रिया जो है इसमें अपन अभी पढ़ेंगे आगे क्या क्या प्रोसेस रहता है पूरा, तो मैं आपको समझाऊंगा आगे कि भाई क्या क्या चीज़ें प्रकाशिक अभिक्रिया में पढ़ी जाती है, क्या है प्रकाशिक अभिक्रिया में पढ़ी जाती है, ठीक है। तो पहले अपन थोड़ा सा आरेख के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या प्रोसेस रहेगा, अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या प्रोसेस रहेगा, ठीक है। वैसे अपन डिटेल में पढ़ने वाले थोड़ा सा मैं बना देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से चीज़ क्लियर हो जाए। आपको प्रकाशिक और अप्रकाशिक 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला कि भाई प्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में, अप्रकाशिक अभिक्रिया बिना प्रकाश की उपस्थिति में। दोनों प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है ग्रेना में और अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है स्ट्रोमा, बस काफ़ी। अब देखिए कि अपने कार्य बनाते हैं समझने के लिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ये जो पोर्शन है ये देखिए ये अपन नीचे ये देखिए थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ अच्छे से समझ में जाए आपको, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए स्पेस पड़ा अपने पास खूब सारा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें जो अपन पढ़ेंगे, ठीक है, इस कॉलम में इधर वाले कॉलम में ऐसे बोलेंगे आपके इधर पढ़ेंगे प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है ग्रेना में, ठीक है। और इधर अपन बात करने वाले हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया की, और ये कहाँ संपन्न होती है स्ट्रोमा में। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ग्रेना स्ट्रोमा क्या है, इलोन में पढ़ा चुका हूँ, अभी और पढ़ाया था मैंने आपको स्ट्रोमा। तो आप समझ गए होंगे किस कॉलम में क्या पढ़ना है। अब देखिए कि सबसे पहले क्या होता है सूर्य का प्रकाश जरूरी है, तो ऐसा सूर्य का प्रकाश लिख देते हैं, लिख दिया। अब सूर्य का प्रकाश हो गया, और आपको पता है जल अपन को कहाँ से मिल जाता है, पौधों को जानती हो, बताने की जरूरत नहीं। अब पहले और क्या होगा अपन अभिक्रिया क्या पड़ी, जल का प्रकाशिक अपघटन होगा, बात की थी ना अभी क्रिया विधि पड़ी तो क्या होगा। अब जल का प्रकाशिक अपघटन होगा, उसको बना लेते हैं कि वैसा ये जल हो गया H2, ठीक है, ये टूटेगा किसमें हाफ O2 में, और 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपके क्या होता है ये प्रोसेस, इसे क्या बोलते हैं फास्फोरिलीकरण होता है। इसे क्या कहा जाता है फास्फोरिलीकरण कहा जाता है, फास्फोरिलीकरण। मैं आगे पढ़ूंगा आपको फास्फोरिलीकरण क्या होता है, आगे आपको जल्दी समझ आ जाएगा। और प्रकाशिक अभिक्रिया में अपन पढ़ते हैं चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण पढ़ते हैं, ठीक है। चक्रीय और अचक्रीय पढ़ेंगे, ठीक है। चक्रीय और चक्रीय फास्फोरिलीकरण या इलेक्ट्रॉन प्रवाह भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है ये आपके क्या होता है चक्रीय और अचक्रीय रूप से 2 प्रकार से होता है। और अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो ATP बनती है, ठीक है, कि ये जो ATP होती है वो आपकी क्या होती है इधर चली जाती है, कहाँ पे अप्रकाशिक अभिक्रिया में, ठीक है। और अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होती है ATP जाती है, और ATP का उपयोग कर क्या होता है ATP और जो NADPH2 बनते हैं। मैं भी बात की थी कि ऊर्जा इलेक्ट्रॉन अभी पढ़ा था अपने क्रियाविधि से कि भाई अपन पढ़ा था कि जल का जब अपघटन होता है तो इनसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो विभिन्न ग्रहों के माध्यम से होता है, और अंतिम रूप से क्या होता है ATP NADPH2 के रूप में ऊर्जा संचित होती है।
और ATP और NADPH जो है, NADPH2 जो है, ये क्या करते हैं आपके, ये चले जाते हैं आपके अप्रकाशिक पोर्शन में इधर, और यहाँ पे इसके क्या होता है, इस ATP का इनका उपयोग करके प्रोसेस फॉलो किया जाता है। CO2 इधर से क्या होती है, सिर्फ CO2 का उपयोग होता है क्योंकि प्रकाश की तो उपस्थिति जरूरी नहीं है, ठीक है। CO2 का उपयोग होगा तो CO2 से सबसे पहले उत्पाद क्या बनता है, PGA बनता है। ये CO2 अंदर आएगी, सबसे पहले क्या बनेगा, PGA बनेगा। और इस चक्र को कहा जाता है केल्विन चक्र, अभी पढ़ने वाले हैं केल्विन बेंसन चक्र, केल्विन बेंसन चक्र कहा जाता है इसे। तो ये ATP इधर आ जाती है, CO2 केल्विन बेंसन चक्र में आ जाता है, NADPH हो जाता है। फिर इससे क्या होता है आपके कि भाई किसका निर्माण होगा, ये बाहर जाके ये क्या होता है आपके, इससे बाहर जाता है कोशिका से ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। और साथ में क्या होता है, RUBP बनता है यहाँ पे, RUBP जो CO2 का क्या करता है, अपचयन करने का कार्य करता है। और यहाँ से वापस जो ऊर्जा है, ठीक है, ADP NADP के रूप में क्या हो जाती है, चली जाती है ADP NADP, ठीक है। ऊर्जा का उपयोग होने के बाद ये बन जाते हैं। तो इस प्रकार से एक पोर्शन रहता है कि प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होता है और अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या प्रोसेस रहता है। सिंपल सी बात कहूँ मैं आपको समझाने के लिए, अभी ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी साथ में समय के साथ जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये तो प्रोसेस लगे किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि की बात होगी, अब पढ़ते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया पहले, कि प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है, क्या क्या घटनाएँ होती है, ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या घटनाएँ होती है, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए देखिए मैं आपको सिंपल सी बात करूं, प्रकाश संश्लेषण जो है फोटोसिंथेसिस, देखो किसमें क्या पढ़ने वाला है। तो प्रकाश संश्लेषण अपन दो भागों में पढ़ा, दो चरणों में। फर्स्ट प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरा पढ़ा अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया में हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, चक्रीय फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। ठीक है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया में अपन पढ़ने वाले हैं C3 साइकिल, C4 साइकिल और केम प्लांट्स, ये तीन चीज। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चक्रीय फास्फोरिलीकरण, अचक्रीय तो प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर पढ़ेंगे, अप्रकाशिक अभिक्रिया स्टार्ट हो रही है। और ये प्रकाशिक C3 C4 और केम प्लांट्स, ये कैसे होता है। अप्रकाशिक अभिक्रिया अभी पढ़ा, प्रकाश की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं, तो फिर ये कैसे बिना प्रकाश के कैसे भोजन बनता है, क्या प्रोसेस रहता है, सब की बात अपन करने वाले हैं। और अप्रकाशिक अभिक्रिया व अप्रकाशिक अभिक्रिया क्यों कहते हैं, सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं प्रकाशिक अभिक्रियाएं, और इनमें क्या क्या स्टेप की जरूरत होती है उनकी बात करते हैं। देखिए तो सबसे पहले प्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन। प्रकाशिक अभिक्रिया इससे क्या कहा जाता है, लाइट रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए इसको निम्न भागों में पढ़ते हैं। पहला भाग पढ़ते हैं, देखिए इसमें निम्न स्टेपों में पढ़ा जाता है। पहला स्टेप क्या, देखिए प्रकाश का अवशोषण व पुनर्हित अणु का उत्तेजित होना। प्रकाश का अवशोषण व पुनर्हित के अणु का उत्तेजित होना। पुनर्हित के अणु का उत्तेजित होना। देखिए ये स्टेप आपको क्लियर हो गया, आगे कहीं तकलीफ नहीं आएगी, सब चीज़ें समझ आ जाएगी। कि सबसे पहले क्या होता है कि प्रकाश का अवशोषण होगा,
किसके द्वारा? अपनहरित और इसके सहायक वर्णों के द्वारा। फिर अपनहरित का उत्तेजित होना, देखो ये क्या है कि सबसे पहले जो प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंगे से ऊर्जा के आपके पैकेट से, जिसे अपन क्या कहते हैं क्वांटम को क्या करते हैं अवशोषित कर अपनहरित रूप कुछ समय के लिए क्या होते हैं उत्तेजित अवस्था में जाते हैं। कि सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, ये आपके सूर्य का प्रकाश आता है जिसे अपन क्वांटम कहते हैं, प्रकाश की ऊर्जा जो आती है, ठीक है, तरंगों के रूप में। तो इसको क्या करता है अपनहरित जो है क्लोरोफिल वो क्या करता है ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद कुछ समय बाद क्या हो जाता है उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, सक्रिय हो जाता है। उत्तेजित अवस्था को स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और उत्तेजित अवस्था में आने से क्या होते हैं क्लोरोफिल अणु से क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन का निष्कर्षण। भाई उत्तेजित अवस्था में क्या होगा क्लोरोफिल से क्या होगा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। क्या होगा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। और कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं निष्कासित होते हैं। देखो अपनहरित सिर्फ सामान्य और क्वांटम, देखो उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या हुआ कि ये अपनहरित की सामान्य अवस्था है, ठीक है। अब ये अवस्था कौन सी है, इसमें क्या हुआ साथ में क्या आ गए फोटोन आ गए, या जैसे कहते हैं अपन क्वांटम कह सकते हैं। कल बात की थी, मैंने आपको बताया था कि फोटोन क्या होते हैं, तो अपन मैंने आपको बताया था कि प्रकाश किरणों में उच्च ऊर्जा वाले कण पाए जाते हैं। कि प्रकाश की किरण जो आती है इनमें उच्च ऊर्जा के कण, उच्च ऊर्जा के कण जैसे क्या कहते हैं फोटोन कहते हैं। और अपन उसमें पढ़ा था कि एक फोटोन में जो ऊर्जा निहित होती है उसे क्या कहते हैं क्वांटम कहते हैं। कि ऊर्जा निहित इसे क्या कहते हैं फोटोन, और फोटोन में जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं क्वांटम। तो ये आपके क्या प्रोसेस रहा कि सूर्य का प्रकाश जब क्लोरोफिल पे गिरा तो क्लोरोफिल सामान्य अवस्था में था, लेकिन फोटोन की और क्वांटम की वजह से किस में आ गया उत्तेजित अवस्था में गया। उत्तेजित अवस्था में आने का मतलब ये इसने ऊर्जा ग्रहण के लिए, ऊर्जा ग्रहण पर करने पर ये ऊर्जा का अवशोषण किस रूप में करता है इलेक्ट्रॉन के रूप में करता है। तो ये चीज़ क्लियर होगी कि वे सबसे पहले क्या होगा अपनहरित का क्या रोल है। अपन कहते हैं ना क्लोरोफिल की उपस्थिति क्या जरूरी है, ये क्लोरोफिल का जरूरी है। भाई क्लोरोफिल क्या करता है जो सूर्य का प्रकाश आता है इसको ग्रहण करके इसको ऊर्जा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या करता है उत्सर्जित करता है, ठीक है। और ये क्लोरोफिल क्या जाता है उस अवस्था को क्लोरोफिल की क्या कहते हैं उत्तेजित अवस्था भी कहते हैं, उत्तेजित अवस्था भी कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, उसमें क्या होगा सेकंड होगा जल का प्रकाशीय अपघटन व ऑक्सीजन का निष्कासन। देखिए जल का प्रकाशिक जल का प्रकाशिक अपघटन व ऑक्सीजन का निकास। क्या होगा कि अपनहरित द्वारा अवशोषित ऊर्जा का उपयोग क्या होता है जल के प्रकाशिक अपघटन में किया जाता है। कि भाई क्लोरोफिल तो जो था या अपनहरित जाता ये आपके किस अवस्था में गया उत्तेजित अवस्था में गया। ये उत्तेजित अवस्था में आने के बाद जो जल आता है उसका क्या करता है ये प्रकाशिक अपघटन करता है, क्योंकि इसके पास क्या आ गई ऊर्जा आ गई। तो जल के अपघटन से क्या होती है O2 का निष्कासन होता है, जिसका उपयोग क्या करता है शोषण में प्रयुक्त होता है। और शेष बची हुई O2 क्या होती है वातावरण मुक्त कर दी जाती है। इस अभिक्रिया में क्या होता है मैग्नीज और क्लोराइड आयन क्या होती है महत्वपूर्ण रोल होता है। क्या होता है देखिए कि जो जल के अणु हैं इसमें कौन सा आयन जरूरी है मैग्नीज और क्लोराइड, ध्यान रखेंगे आप। मैग्नीज और क्लोराइड आयन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। इससे क्या होता है कि जल का प्रकाशिक अपघटन किसकी वजह से क्लोरोफिल की वजह से। कि क्लोरोफिल ऊर्जा ग्रहण के उत्तेजित अवस्था में तो जल का क्या करेगा प्रकाशिक अपघटन करेगा। और जल का प्रकाशिक अपघटन होगा तो क्या होगा 4H+ निकलेंगे। 4 अपन देखिए 2H2 कण ले लिया ना, इसलिए एक लेते तो वो आधे हो जाते हैं। और साथ में क्या होती है O2 मुक्त होती है। O2 का उपयोग क्या होता है शोषण के लिए हम कर लिया जाता है। और बाकी जो शोषण के लिए बच जाती है O2 इसका उपयोग क्या होता है कि शोषण में, और बाकी बची O2 को क्या करता है वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, जिससे वायुमंडल में गैसों का आपके बना रहता है नियंत्रण बना रहता है। ये प्रोसेस हो गया किसके अंदर जल के प्रकाशिक अपघटन। तो दूसरा स्टेप क्या हुआ पहले में क्लोरोफिल उत्तेजित अवस्था में आया जिससे इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए। इस इलेक्ट्रॉन का उपयोग क्या हुआ कि जल का प्रकाशिक अपघटन हुआ। जल के प्रकाशिक अपघटन कौन सा आयन योगदान देते हैं मैग्नीज और क्लोराइड, एक नंबर ऑप्शन बन सकता है। इससे क्या होता है आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन मुक्त होती है। इलेक्ट्रॉन का तो आगे ग्रहण हो जाएगा, बता दूंगा क्या होगा नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे। ऑक्सीजन जो होती है ठीक है इसका क्या होता है शोषण, और वो आगे शोषण क्रिया में योग हो जाता है। बाकी बची क्या होती है वायुमंडल में मुक्त कर दी जाती है। और लास्ट स्टेप पढ़ रहे हैं अपन इसका आज, ठीक है, कि भाई NADPH जो है इसके बारे में। तीसरा स्टेप है आपके कि भाई NADPH+H+, या इसमें ऐसे लिख सकता हूँ NADPH2
का निर्माण। देखिए ये क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखिए, ऊर्जा का है अपने ऊर्जा की इकाई क्या है, एटीपी के रूप में ऊर्जा का परिवहन होता है, ठीक है। और NADPH2 जो होता है, बता देता हूँ, बार बार आ रहा है, एक NADPH2 में 3 ATP के बराबर एनर्जी होती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, एक ATP में आपको पता 7.3 समथिंग कुछ कैलोरी होती है, और एक NADPH2 के अंदर 3 ATP जितनी ऊर्जा पाई जाती है। अब देखिए NADPH2 क्या है, निर्माण कैसे होता है, NADPH2 का निर्माण देखिए कि भाई थाइलेकोइड की झिल्ली की स्ट्रोमा की सतह की ओर इस अणु का क्या होता है, निर्माण होता है। निर्माण का होता है स्ट्रोमा झिल्ली की ओर निर्माण होता है, किसका, आपके NADPH2 का। स्ट्रोमा की झिल्ली की तरफ इसका क्या होता है, निर्माण होता है, झिल्ली की सतह पर निर्माण होता है। उसके बाद देखिए कि इसमें क्या होता है, जल के प्रकाशिक अपघटन से मुक्त होने वाले जो हाइड्रोजन आयन हैं वो क्या करते हैं, NADP को अपचित कर NADPH2 का निर्माण करते हैं। देखिए कभी पढ़ा था कि भाई जल का प्रकाशिक अपघटन हाइड्रोजन मुक्त होते हैं, तो ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, आपके NADP जो है इसे क्रिया करते हैं, और इसे क्रिया करने के बाद ये क्या बनाते हैं आपके, कि भाई NADP से क्रिया करके आपके बना लेते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं अभी NADP होते से H+ क्रिया करके क्या बनाते हैं, NADPH+H ये बन जाता है। NADPH2 का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो NADP के अपचयन से क्या होता है, NADPH2 का निर्माण होता है। अपचयन मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। और इसके बाद ये जल के 2 अणुओं के प्रकाशीय अपघटन से कितने होते हैं आपके, तो जल के 2 अणुओं का प्रकाशीय अपघटन होता है तो 4 हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं, और 4 हाइड्रोजन से क्या होता है, 2 NADPH2 का निर्माण होता है। अभी 4 हाइड्रोजन निकलेंगे से कितने NADPH होते हैं, 4 हाइड्रोजन से 2 NADPH2 का निर्माण होता है, कि NADPH 2 हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गए ना, तो 2 NADPH2 बनते हैं। और जो क्या होते हैं, CO2 के एक अणु के अपचयन हेतु आवश्यक होते हैं। तो ये 2 NADPH2 क्या करते हैं, CO2 के एक अणु का अपचयन करते हैं, और CO2 के एक अणु का अपचयन करेंगे तो इससे क्या होगा, आगे ग्लूकोज का निर्माण होगा। तो इस अभिक्रिया में 4 इलेक्ट्रॉन भी आवश्यक है जो pH फर्स्ट में काम आते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन जो है pH फर्स्ट में काम आते पड़े, आगे pH फर्स्ट क्या होता है ये आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। इस प्रकार से इनका क्या होता है, उपयोग होता है। अब देखिए अगला पढ़ते हैं, प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या होता है, उसकी बात करते हैं। देखिए प्रकाश फास्फोरिलीकरण की बात करते हैं। चौथे स्टेप की बात करते हैं, प्रकाशीय फास्फोरिलीकरण। प्रकाशीय फास्फोरिलीकरण क्या, देखिए कि प्रकाश ऊर्जा से उत्तेजित पर्णहरी द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन विभिन्न ग्रहों से गुजरते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से मुक्त ऊर्जा द्वारा ATP का संश्लेषण होता है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण। कि भाई क्या हुआ कि प्रकाश ऊर्जा से जो उत्तेजित क्लोरोफिल है, ठीक है, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं जो विभिन्न ग्रह, मतलब A के पास जाएंगे, मान लीजिए B के पास जाएंगे, समझ लीजिए A B नहीं बता, अपन पढ़ेंगे फेराडोक्सिन, ये अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विभिन्न ग्रहों से गुजरते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से क्या होती है, ATP का निर्माण होता है, ठीक है। और ATP का निर्माण होना, संश्लेषण होना क्या कहलाता है, प्रकाशीय फास्फोरिलीकरण कहलाता है। तो प्रकाशीय फास्फोरिलीकरण का मतलब समझ आ गया आपको कि भाई क्लोरोफिल जब प्रकाश गिरता है तो उत्तेजित अवस्था में आता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो विभिन्न ग्रहों से गुजरते हैं, जिससे क्या होता है ATP, या अपन क्या NADPH2 की बात है कि NADPH2 के अंदर भी क्या होता है, 3 ATP होते हैं, तो ATP NADPH2 का निर्माण होता है, और ATP का निर्माण होना क्या कहलाता है, प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाता है, ठीक है। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे भाई किस प्रकार से आगे प्रोसेस रहता है, उसकी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।